ईवीएम को लेकर के एक स्वर में आवाज उठा रहा है। लेकिन ईवीएम तो आप अब भूल जाइए, चुनाव आयोग, जहां पर खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के अंदर सीजीआई शामिल रहेंगे, वहां से सीजीआई को बाहर कर दिया गया है। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति जी की इस पर साइन हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के इस पर साइन हो गए हैं और अब ये कानून बन गया है। तो साफ पूरा देश इस वक्त मांग कर रहा था ईवीएम को लेकर के, लेकिन ईवीएम तो अब एक तरह से कहें तो दूर की कौड़ी हो गई। और अब तो चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, उसी में ही सीधे तौर पर सरकार जिसको चाहे उसको बैठा दे, और जो सरकार की पसंद ना हो वो कभी बैठ ही नहीं पाए। ऐसे में टीएन शेषन की तो बात क्या ही करनी है। तो क्या है ये नया बिल जो लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ और अब राष्ट्रपति जी के इस पर साइन हो गए हैं, कानून बन गया है। देखिए, टीवी में इस बात की चर्चा नहीं होगी। टीवी में चल रहा है इस वक्त में अयोध्या से अखंड कवरेज। तो टीवी में आप अखंड कवरेज देखते रहिए, लोगों की कवरेज, देश में जो बड़े संस्थान है जो सीधे तौर पर लोकतंत्र के ऊपर उनका असर होता है, उनके अंदर कुछ फेरबदल हो रहा है। और उस फेरबदल को सत्ता पक्ष अपनी ताकत से, अपने बलबूते से, अपने बहुमत से अगर लोकसभा से, राज्यसभा से पास करवा ले रहा है, तो एक आखिरी उम्मीद जो द्रौपदी मुर्मू जी के तौर पर दिखाई देती थी, राष्ट्रपति जी के तौर पर दिखाई देती थी कि वो इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दें या पुनर्विचार के लिए भेज दें, हालांकि बहुत कम उम्मीदें थी। लेकिन होता है, कई बिलों को सरकार पास करा देती है, लेकिन राष्ट्रपति उन बिलों को लौटा देते हैं कि इसको आप सेलेक्ट कमेटी के पास भेजिए या इस पर पुनर्विचार करिए। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति, उन्होंने साइन कर दिए और उनके साइन के बाद अब सीजीआई यानी सुप्रीम कोर्ट, उनकी वोटिंग की जरूरत ही नहीं है और सीधे तौर पर सरकार में बैठे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी और उनके कैबिनेट का एक मंत्री, सीनियर मंत्री, उन दोनों का वोट काफी होगा। सरकार जिसको चाहेगी चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठा देगी। और बताइए, जो 3 में से 2 वोट सरकार के लेकर के कुर्सी पर बैठेगा, वो फिर क्या ही करे, वो फिर क्या ही कहे। और क्या ये चर्चा गांव देहात तक पहुंच रही है? क्या ये चर्चा लोगों में हो रही है? क्या इस बात को लोग लेकर के लोग चिंतित है क्या? अगर आपकी क्लास में, आपके बच्चे की क्लास में अगर मॉनिटर चुनने का अधिकार मैडम को और मैडम के बेटे को, जो बेटा उसी क्लास में पढ़ता है, अगर उनको दे दिया जाए, तो बताइए दूसरे बच्चों का क्या हाल होगा? मैडम ही चुनेंगी कि मॉनिटर कौन होगा और मैडम का लड़का ही चुनेगा कि मॉनिटर कौन होगा। तो फिर उसके बाद में आपके बच्चे या आप उस क्लास में अगर पढ़ते हैं तो फिर आपका क्या होगा? इसी तरह से मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और उस ऑफिस में मैनेजर कौन बनेगा ये तय करने का अधिकार आपके बॉस को और आपकी बॉस की मालकिन को अगर दे दिया जाए, तो फिर आपके मैनेजर बनने के तो दिन आएंगे नहीं। इतनी बड़ी बात है, ये मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। सीजीआई ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, पहले जरा उसको समझ लीजिए ताकि आज के फैसले को आप समझ पाए। सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, और बहुत विस्तार से मैंने खबर बताई है जब ये खबर उस वक्त में थी, अभी तो अखंड कवरेज चल रही है साहब, अभी तो आप ऐसी खबरों को भूल ही जाइए। लेकिन जिस वक्त में खबर थी और जिस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के काफी चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार आदेश पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 3 वोट होंगे। पहला वोट देश के प्रधानमंत्री का होगा, दूसरा वोट नेता विपक्ष का होगा और तीसरा वोट सीजीआई का होगा। सीजीआई जो बैठेगा उसका वोट रहेगा और विपक्ष का नेता जो भी रहेगा उसका वोट रहेगा।
और देश के प्रधानमंत्री का वोट रहेगा। लेकिन इस प्रक्रिया को, और मुझे नहीं लगता कि देश में लोकतंत्र में विश्वास करने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसको इस प्रतिक्रिया से ऐतराज हो, जो सोचता हो कि नहीं साहब ये गलत प्रतिक्रिया, ये प्रक्रिया गलत थी। मुझे नहीं लगता कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो देश के अंदर लोकतंत्र में विश्वास करता हो और उसको इस प्रक्रिया से दिक्कत हो। लेकिन इस प्रक्रिया को बदल करके सीजीआई, नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री, ये जो प्रक्रिया बनाई थी, इस प्रक्रिया को ध्वस्त करके, और अब नई प्रक्रिया क्या है जिस पर राष्ट्रपति जी के साइन हो गए हैं? नई प्रक्रिया ये है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तय करने के लिए 3 वोट डाले जाएंगे, और ये 3 वोट, पहला नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का, दूसरा वोट मौजूदा सरकार के अंदर कैबिनेट में सीनियर मंत्री उनका होगा, और तीसरा वोट वो नेता विपक्ष का होगा। अब बताइए, मान लीजिए कि मैंने सुनील को चुनाव आयुक्त बनाना है, मैं चाहता हूं कि मैं सुनील को चुनाव आयुक्त बनाऊं, लेकिन सुनील जीतेगा कैसे? एक वोट प्रधानमंत्री जी ने अनिल के नाम पर डाल दिया, दूसरा वोट प्रधानमंत्री जी के मंत्री, मान लीजिए कि जो है वो पीयूष गोयल को जो है इसका जिम्मा दे दिया जाता है। तो पीयूष गोयल क्या मोदी जी की राय के खिलाफ चलेंगे क्या? आपको लगता है कि पीयूष गोयल कभी ऐसा कर सकते हैं कि पीयूष गोयल जो है वो अनिल को ना चुन करके जो है वो सुनील के लिए वोट डाल दें? कभी मुमकिन है क्या? तो ऐसे में तीसरा जो राय है वो तो कोई बची ही नहीं। जब पहली 2 राय से, पहली 2 वोट से ही सब कुछ तय हो गया, तो फिर कैसे जो है वो तीसरा? और मुझे नहीं लगता कि ये प्रक्रिया जब तक रहेगी तब तक कोई भी सरकार, ये नहीं कि केवल आज बीजेपी है उसको दिक्कत नहीं होगी, कल को बीजेपी विपक्ष में आएगी, कांग्रेस सत्ता में आएगी, या और कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आती है, या कल को इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, और अगर यही प्रक्रिया रहती है तो इंडिया गठबंधन की सरकार भी इसी तरह से फिर काम करेगी कि जिसको चाहेगी उसको चुनाव आयुक्त बना देगी। और ऐसे में इसका खामियाजा बीजेपी को भी उठाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कुर्सी पर सदा कोई थोड़ी रहता है, ये कुर्सी है, ये कुर्सी पर सदा थोड़ी ना कोई रहता है साहब। बड़े बड़े तख्तनसी यहां पर आकर के बैठते हैं और उनको भी लगता है कि हम तो अब ताउम्र यहीं रहेंगे और हमारे बाद भी ये कुर्सी पर हमारा ही जो अधिकार रहेगा। लेकिन बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए इस देश में, बड़े बड़े प्रधानमंत्री बने जिनको देश दुनिया में उनका नाम हुआ, लेकिन उनके बाद में उनका हश्र क्या हुआ, और उसके बाद में उनसे बड़े प्रधानमंत्री के तौर पर भी लोग आ गए। तो ये सारी बातें क्या विपक्ष को, कल जो विपक्ष उस वक्त में होगा, चाहे उसमें बीजेपी हो चाहे और दूसरी पार्टी हो, क्या उनको याद नहीं आएगी कि आपने क्या किया है? दरअसल बीजेपी को आज ये लगता है, और बीजेपी के समर्थकों को आज ये लगता है कि मोदी जी ने जो कर दिया वो अटल सत्य है, मतलब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी ने क्या कुछ सोच करके किया होगा। ये बेकार का, बेफिजूल का जो है वो जिस तरह से दिखाई देता है, वो सीधे तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि साहब कल को मोदी जी भी जब विपक्ष में आएंगे, और जहां जिस राज्य में विपक्ष में है भी, देखिए बीजेपी अब राजस्थान में क्या कहती है, जब तक बीजेपी नहीं थी, अब करीब करीब जो है 25-26 दिन हो गए हैं, कैबिनेट का विस्तार तक नहीं कर पाई बीजेपी। तो बीजेपी जब तक नहीं थी तो ये कहती थी कि महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है और गुंडा राज हो रहा है यहां पर। बिहार में बीजेपी है तो बीजेपी के ऊपर या बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जब लाठीचार्ज होती है तो बीजेपी को याद आती है कि देखो मीडिया हमारी कवरेज नहीं दिखा रहा है, देखो कैसे नीतीश के राज में गुंडा राज हो रहा है। ये सारी बातें जब आप विपक्ष में होते हो, सड़कों पर होते हो, जब आप पर लाठियां पड़ती है, तब आपको मीडिया की याद आती है, तब आपको लगता है कि नहीं मीडिया तो चौथा स्तंभ है। लेकिन जब आप होते हो यहां पर तो आपको लगता है कि कोई जरूरत नहीं है मीडिया की, मीडिया भोपू बने। अब जरा ये दिखाइए, ब्रेकिंग भी दिखाइए, जो बड़े पॉइंट के तौर पर आप कह सकते हैं, और जरा समझ लीजिए पॉइंट वार, बिंदुवार, कि कैसे जो है फैसला लिया गया है। और इस फैसले में राष्ट्रपति जी के मोहर के बाद में अब ये फैसला लोगों के लिए, अगर आप समझेंगे, आप आम लोगों के लिए समझें, तो कुछ पॉइंट में मैं इस फैसले को आपको बता देता हूं। मुख्य चुनाव और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है, मतलब कि कल मोहर लग गई है। शीतकालीन सत्र में इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराया गया था। 12 दिसंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक को 2023 को मंजूरी दे दी गई थी, 12 दिसंबर को, क्योंकि सरकार
सत्ता में है, फिर 150 सांसद बाहर हो जाते हैं, तो साहब कोई भोजदा विपक्ष के लिए वैसे भी गुंजाइश बची नहीं। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में कानून बनाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद में यह विधेयक लाया गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था की थी उस वक्त में, सुप्रीम कोर्ट तो अब सरकार है नहीं, कानून बनाना वो तो सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त में जब ये चुनाव आयोग को लेकर के, और ये क्यों किया था मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा था कि इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। तो ये बातें जो है वो कही गई, लेकिन कोई चीज जो है वो ठहर नहीं पाई, और आखिरकार जो है वो यहां से चीजें बदल गई। इस संशोधन विधेयक के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी, जो 5 नामों को भेजेगी। मतलब 5 नाम तो भेज दिए, इसके अलावा एक चयन समिति भी बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री इस चयन समिति के प्रमुख होंगे। इसके अलावा नेता विपक्ष, लोकसभा या सबसे बड़े राजनीतिक दल के और कैबिनेट मंत्री इसमें होंगे। पहले प्रधानमंत्री है, दूसरे जो है वो नेता विपक्ष होंगे, या नेता विपक्ष अगर नहीं रहे, जैसे अभी कांग्रेस को नेता विपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया, तो जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होगा उसका कोई भी व्यक्ति होगा वो रहेगा, और तीसरा व्यक्ति कैबिनेट का मंत्री। अब बताइए, मैंने आपको बताया ना, आपके बच्चे के क्लास के अंदर एक मैडम है और एक मैडम का बेटा है, तो मॉनिटर आपका बच्चा बनेगा या मैडम और मैडम का बेटा जिसको चाहेंगे, या जो आदमी मैडम के बेटे को खुश रखेगा, जो स्टूडेंट वहां पर मैडम के बेटे के लिए चॉकलेट लेकर के जाएगा, तो मैडम का बेटा जो है वो मैडम से किसका नाम लेगा? बताइए जरा, समझिए इस बात को आप, क्या गुंजाइश लगती है आपको? तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और इस विधेयक के जरिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को ही के फैसले को पलटा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सिलेक्शन कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जगह दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को उनकी राय, उनका ऑप्शन भी जो है रखा जाए। अब बार बार सीजीआई को जो है वो लेकर के आना, सीजीआई पता नहीं नाम से सहमत हो कि नहीं हो, अब इतनी सारी चीजें होंगी, फिर कैसे जो है चीजें चलेंगी। और इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए ये हुआ कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मंत्री 2 रहेंगे, और तीसरा जो है हम ये कह दे कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसलिए विपक्ष के नेता को भी जगह दे रहे हैं। चयन प्रक्रिया एक तरफा मानी जा रही है, इससे चुनाव आयोग की आजादी और निष्पक्षता प्रभावित होगी। सीईसी और ईसी की नियुक्ति अब तक अमान्य नहीं होगी। तो मतलब कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमीशन, और ईसी इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कब तक जो है वो अमान्य नहीं होगी? सिलेक्शन कमेटी के संविधान में किसी रिक्ति या खामी के कारण सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमीशन और ईसी यानी इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके पदों से हटाया नहीं जा सकता है, उन्हें केवल संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 5 के तहत हटाया जा सकता है। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि सीईसी और ईसी को सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है। मतलब समझिए आप डिटेल में, बहुत बड़ी बात है यहां पर ये। अगर जिनको लगता है कि भाई पब्लिक का मुद्दा ये है तो उनके लिए तो बड़ी खबर है, और जिनको लगता है कि पब्लिक का मुद्दा नहीं है उनके लिए खबर जो है हो सकता है छोटी रहे। विधेयक में कहा गया है कि चुनाव आयोग का काम जब भी संभव हो सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए, और मतभेद होने पर बहुमत का दृष्टिकोण माना जाएगा। अब ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी है, अब आप इनको दोबारा से रिपीट करके दिखाते रहिए, ताकि हमारे दर्शक दोबारा से इसको पढ़ते रहेंगे, और मैं आसान भाषा में आपको जो है ये पूरा डिटेल में एक एक बिंदुवार जो है समझा देता हूं, और बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए मामला क्या है। मामला यह है कि चुनाव आयुक्त जिस किसी को बना दिया गया, और चुनाव आयुक्त को लेकर के विपक्ष अगर यह सवाल उठा रहा है कि चुनाव आयुक्त वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, या चुनाव आयोग हमारी शिकायतों को सुनने का काम नहीं कर रहा है, हमें समय नहीं दे रहा है, या और कोई आपत्ति है, और हम चाहते हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए, कोई नया चुनाव आयुक्त जो है वो रखा जाए, तो ये आप हटा नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से जो है आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के आप चुनाव आयुक्त को हटा पाएंगे। लेकिन आपके पास में ना
सदन में बहुमत है ना कहीं और जगह पर बहुमत है, और सड़क पर जो है वो पब्लिक के पास में आवाज ही नहीं पहुंचेगी, तो फिर आप बैठे रहिए साहब। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है, जिसको चुनाव आयुक्त बना दिया गया वो चुनाव आयुक्त रहेगा, और उसको लेकर के अगर विपक्ष की आपत्ति है किसी बात को लेकर के, तो उसको हटा नहीं सकते हैं। और अब तकरीबन तकरीबन मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर चाहेगा इसमें, तो बहुत हद तक संभव शायद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें फिर कोई दखलंदाजी करके सुप्रीम कोर्ट भी अपनी तरफ से कोई बात कह पाए, कि अब कानून बन गया है साहब, कानून में ये जो है प्रक्रियाएं और इन प्रक्रियाओं पर मोहर लगी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर लेगा। अब जरा समझिए दूसरी बात। पहली बात यह है कि मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं। मैडम और मैडम के बेटे ने मिलकर के तय कर दिया कि लखन सिंह क्लास का मॉनिटर बनेगा, और लखन सिंह के खिलाफ ढेरों शिकायत है। पहले तो तय करने में ही जो है नहीं चली, बाकी के क्लास के और लड़के लड़कियों की मॉनिटर तय करने के अंदर चली नहीं। वैसे तो होना यह चाहिए कि मॉनिटर तय करने में 4 नाम 5 नाम दे दिए जाए, और उसके बाद में क्लास के बच्चे तय करें कि भाई किसको मॉनिटर बनाया जाए, लखन सिंह को बनाए, रामवीर को बनाए, या अब्दुल्ला अहमद को बनाए, किसको बनाए, वो क्लास के मॉनिटर तय करे इस बात को। लेकिन लखन सिंह को मॉनिटर बना दिया मैडम ने और मैडम के बेटे ने, क्योंकि लखन सिंह मैडम के बेटे का चहेता है, या मैडम के बेटे का खास ख्याल रखता है, कुछ भी बात आप कह सकते हैं, मैं आसान भाषा में समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब लखन सिंह के खिलाफ ढेरों शिकायतों का अंबार लगा हुआ है कि लखन सिंह जो है वो जबरदस्ती कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, या लखन सिंह जो है वो क्लास को अपने मनमाने ढंग से चलाता है, या लखन सिंह जो है वो बच्चों के जो पीरियड लगते हैं उनको ठीक से अरेंज नहीं करवा पा रहा है, या टीचर जो बच्चों के सही से सवालों का जवाब हल नहीं करवा पा रहे, तो उनको लेकर के ऊपर शिकायत नहीं कर रहा है। तो तरह तरह से जो भी शिकायत हो सकती है, वो सारी शिकायतें अगर लखन सिंह के खिलाफ होती भी हैं, तो भी लखन सिंह का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लखन सिंह को अगर क्लास हटाना भी चाहेगी तो नहीं हटा सकती है। फिर लखन सिंह को हटाने के लिए तकरीबन तकरीबन वही प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी जो किसी टीचर को स्कूल से हटवाने के लिए करनी पड़े। ये मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं। चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए आपको जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, उसी तरह से आपको ताकत लगानी पड़ेगी, वही प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी, तब जाकर के आप चुनाव आयुक्त को हटा पाएंगे। और तीसरी बात यह है कि चुनाव आयुक्त, ये तो सीधे तौर पर जिस तरह से और दूसरे महकमों में सरकार के ऊपर जो आरोप लगते हैं, बड़े गंभीर आरोप लगते हैं कि साहब देखिए सरकार जो है अपनी मनमर्जी कर रही है, वैसे ही सरकार की मनमर्जी करवाने के लिए, सरकार को अपनी मनमर्जी लेने के लिए जितने भी फिर चुनाव आयोग के अंदर अधिकारी रहेंगे, जिनको अगला चुनाव आयुक्त बनाया जा सकता है, या दूसरे डिपार्टमेंट से जो अधिकारी आ सकते हैं जिनको चुनाव आयुक्त बनाया जा सकता है, वो फिर बताइए सरकार की भक्ति में कैसे ना लौटेंगे। और ये केवल आज मोदी सरकार की बात नहीं है, कल को जब मोदी जी विपक्ष में बैठेंगे तो उनको भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कल को मोदी जी को भी ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन साहब देखिए इतनी डिटेल में जो मैं आपको बात बता रहा हूं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई बात तो वाकई बड़ी भयंकर है। अगर मैडम और मैडम के बेटे की ही चलेगी तो आपके बच्चे को तो कौन सुनने वाला है, और ना आपके बच्चे का टैलेंट निकल करके बाहर आएगा। आपके बच्चे को भी तो लीडरशिप मिलनी चाहिए थी। कभी कभार तो ऐसा भी हो कि आपका बच्चा भी मॉनिटर बने, उसको भी पता चले, वो भी कुछ फैसले ले। लेकिन साहब वो नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, और वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसी से आप समझ लीजिए कि क्या समस्या है। लेकिन अब सवाल ये है कि साहब ये तो चीजें कहीं पर मीडिया में तो हम देख ही नहीं रहे हैं। कई बार तो जो सामान्य दर्शक होता है, या जिस दर्शक को, जो हमारे जो रेगुलर दर्शक हैं, कम से कम उनकी समझ में समझता हूं कि इतनी विकसित जरूर हो गई है कि वो खबर को समझ पा रहे होंगे कि खबर क्या है। लेकिन जो सामान्य दर्शक होता है, या जो नए नए दर्शक होता है, उसको समझ में नहीं आता कि यार ये खबर कहीं झूठी तो नहीं है, इतनी बड़ी खबर है यार। जैसे आप सुन रहे होंगे इस खबर को अभी, और पिछले 10-15 मिनट से इस खबर के साथ में आप जुड़े हुए मेरे साथ में, तो आपको लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ी खबर है, इस खबर से तो हंगामा मच जाएगा, अगर सच में ऐसी बात हुई है तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। तो कई बार लोग यकीन तक नहीं कर पाते हैं, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं।
लेकिन सब टीवी पर ऐसी खबरों की अगर आप कोई सामान्य दर्शक देखने के लिए जाएगा तो वहां पर अखंड कवरेज का जो है वो उसको दर्शन कराया जाएगा। दिखाइए जरा एक बार आज तक चैनल पर जो है इस वक्त में, ये बाकायदा, मैं बोल नहीं रहा हूं सिर्फ, कभी ऐसा लग रहा हो कि मैं ताना मारने के लिए या आलोचना करने के लिए या टीवी मीडिया को डिफेम करने के लिए, उनको जो है वो नीचा दिखाने के लिए ऐसी बात बोल रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें क्या जरूरत है ऐसे बोलने की? जो सच्चाई है वो मैं केवल आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। टीवी पर इस वक्त में अखंड कवरेज चल रही है साहब। अभी तक तो हम सुनते आए थे अखंड जो है वो रामायण का पाठ या कोई और जो है सुंदरकांड, इस तरह से बोलते सुनते आए थे, लेकिन अब अखंड कवरेज भी होने लगी है साहब। राम आएंगे, अखंड कवरेज आज तक पर लगातार। तो आज तक चैनल पर लगातार जो है वह अखंड कवरेज चलेगी। राम आएंगे, अखंड कवरेज आज तक पर आप देखेंगे। उसके अलावा बाकी की खबरें कहां जाएंगी? बाकी की खबरों पर कवरेज कौन करेगा? उनका क्या होगा जो बेचारे तरस रहे हैं, जो बेचारे बाट देख रहे हैं, इंतजार में हैं? वो अग्निवीर के बच्चे क्या करेंगे जो अग्निवीर को लेकर के सवाल उठा रहे हैं? सेना के अध्यक्ष रहे एमएम नरवणे साहब की तरफ से क्या कहा गया? सॉरी। तो अब सवाल यह है कि अखंड कवरेज के नाम पर जो आपको दर्शन कराए जा रहे हैं, दर्शन कराने में कोई हरेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो चीजें बताई जा रही, जिस तरह से बताई जा रही हैं, जरा समझ लीजिए। अब आपको बताया जा रहा है कि अयोध्या के अंदर जो है वो भव्य एक रेलवे स्टेशन जो है बनाया गया है। हालांकि रेलवे स्टेशन नया नहीं बनाया गया है, जो रेलवे स्टेशन था, मैंने तो बहुत रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है अयोध्या से, बहुत दिखाई आपको। जो हमारे पुराने दर्शक होंगे उनको पता होगा इस बात को कि अयोध्या के अंदर जो रेलवे स्टेशन था, अयोध्या जंक्शन, बहुत सामान्य सा रेलवे स्टेशन। अब बताइए, करीब करीब 10 साल पूरे हो गए मोदी जी के, और योगी आदित्यनाथ के भी 6 साल पूरे हो गए हैं साहब, और अब फरवरी में जो है वो 7 साल पूरे हो जाएंगे। तो 7 साल आपको डबल इंजन में लग गए और 10 साल आपकी सरकार रह गई। आप रेलवे स्टेशन का कार्य करवाने से आपको कौन रोक रहा था? सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। अखंड कवरेज करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सवाल क्यों ना पूछे जाए? चलिए, मान लिया कि कांग्रेस की सरकार ने अयोध्या का डेवलपमेंट नहीं कराया, मान लिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने अयोध्या का डेवलपमेंट नहीं कराया, मान लिया कि मायावती जी की सरकार ने अयोध्या का डेवलपमेंट नहीं कराया, लेकिन आपको कौन रोक रहा था? बीते 10 साल से आपकी सरकार केंद्र में है, 7 साल से डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आपकी चल रही है, और उसी प्रदेश से आप खुद चुन करके आते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि साहब वो जो रेलवे स्टेशन था उसको कायाकल्प करने से आपको कौन रोक रहा था? कौन सा कोर्ट था ऐसा जो आपको रोक रहा था? कौन सी पार्टी ऐसी थी जो आपको रोक रही थी? लेकिन अभी कायाकल्प हो गया साहब, अब बिल्कुल मंदिर की तर्ज पर बन गया है सब कुछ। अब बताया जा रहा है कि साहब वो एयरपोर्ट बनाया गया है, और एयरपोर्ट पर जो है वो प्रधानमंत्री जी लैंड कर रहे हैं, सारी बातें बताई जा रही, लेकिन सवाल गायब है। और जो मेन मुद्दा है लोगों का, चुनाव आयोग का, चुनाव सामने है, उस पर चर्चा नहीं है। ईवीएम को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं है, अखंड कवरेज पर चर्चा है। अब अखंड कवरेज में भी भक्ति हो रही है सरकार की। चलिए, राम की भक्ति हो तो कम से कम करोड़ों लोगों को ये लगे कि हाँ भाई चलिए, कम से कम राम की भक्ति हो रही है, तो चलो ठीक है। कुछ दिन के लिए जो भक्ति चैनल थे, जो आस्था चैनल है या कुछ और चैनल जिनके ऊपर जो है वो धार्मिक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, तो चलिए मान लिया कि कुछ दिनों के लिए वो धार्मिक कार्यक्रम के रूप में या ये जो न्यूज चैनल है उनको दिखाने का काम करे, लेकिन वो नहीं हो रहा है साहब, वो नहीं हो रहा है। वो धार्मिक चैनल की तरीके से तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन धार्मिक चैनल पर कम से कम जो भगवान की बात करते हैं, जो आराध्य की बात करते, तो कम से कम उनका चेहरा तो दिखता है। यहां पर तो आराध्य की बात हो रही है, भगवान की बात हो रही है, और चेहरा मोदी जी का चमकाया जा रहा है। तो ये साफ हो रही है स्थिति आज के समय पर। ये आज के मौजूदा समय की, आज जो है वो जो वक्त निकल रहा है, ये सब कुछ जो लिखा जा रहा है कि आज की तारीख में क्या हुआ, वो सब कुछ लिखा जा रहा है। और कोई 10-20 साल बाद में इस यूट्यूब के तहखाने में जाकर के इस वीडियो को निकालेगा तो जरूर उसको पता चलेगा कि एक बगल में इतना बड़ा मुद्दा था, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उसको लेकर के
विपक्ष के ऐतराज को खारिज करते हुए सरकार ने एक नया कानून बना लिया। उस नए कानून को अपने बहुमत से अपने बलबूते पर पास करवा दिया। राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन कर दिए और जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि सीजीआई की इसके अंदर एंट्री होनी चाहिए, सीजीआई की एंट्री को आपने बाहर कर दिया। और इसी बीच में हो ये रहा है कि साहब अखंड कवरेज चल रही। क्या ये बताइए, जो अग्निवीर जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर बनने के लिए, तो क्या उनके मुद्दे हल हो गए? क्या एमएम नरवणे साहब जो सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बात लिखी है, जो बात कही है, क्या उस पर चर्चा हुई है? क्या उस पर अखंड कवरेज हुई है? बेरोजगारी पर अखंड कवरेज हुई है क्या? अब कुछ लोग कहेंगे कि यार सारा दिन पूरे साल 365 दिन तुम बेरोजगारी की बात करते रहोगे। भाई बेरोजगार आदमी को अगर रोजगार मिल जाएगा तो अपने आप मंदिर चला जाएगा, वो अपने आप मस्जिद चला जाएगा वो, क्योंकि ये देश इसी तरह का है। इस देश का डीएनए यही है। इस देश में आप पूछ करके देखिए 90% लोग ऐसे होंगे जिनको अगर उनका कुछ अच्छा काम हो जाए, नौकरी लग जाए, हालांकि वो नौकरी लगते हैं अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से लगते हैं, लेकिन देश का डीएनए इसी तरह का है कि 80% लोग, 90% लोग ये मानते हैं कि चलिए एक बड़ा काम हुआ है और इसके बाद में या तो जो है वो मंदिर चलते हैं। हिंदू धर्म के लोग वो सोचते हैं कि चलिए फला मंदिर में चला जाए। अब जिसको जो मंदिर ठीक लगता है, बहुत सारे लोग वैष्णो देवी चले जाते हैं, बहुत सारे लोग मथुरा चले जाते हैं, परिक्रमा लगा करके वापस आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो अयोध्या चले जाएंगे। अब बहुत सारे लोग उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। बहुत सारे लोग काशी विश्वनाथ चले जाते हैं। लोगों की जो है वो भक्ति है। बहुत सारे लोग असम के कामाख्या देवी के मंदिर में चले जाते हैं। तो ये लोगों की आस्था है, लोगों की भक्ति है। और जो दूसरे धर्म के लोग मानने वाले हैं वो दूसरे जगह पर चले जाते हैं, अजमेर शरीफ चले जाएंगे और दूसरी जगह पर लोग चले जाएंगे। लोग जो है वो सोचेंगे कि हमारा अच्छा काम हुआ है तो चलो माता पिता को हज की यात्रा पर भेजते हैं। तो ये देश का डीएनए है। तो अगर लोगों को रोटी रोजगार जिंदगी अच्छे से चलेगी तो लोग अपने आप ही मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों की, चर्च की, वो अपने आप शोभा बढ़ाते रहेंगे, अपने आप लोग वहां जाते रहेंगे। लेकिन अगर लोगों के पास में रोटी रोजगार नहीं होगा, मुद्दों पर बात नहीं होगी, तो मंदिर वाला रास्ता फिर लोगों के लिए कहीं दूर खुद ना हो जाए, ये अपने आप में एक चिंता की बात है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, मुझे लगता है जिस खबर पर बात होनी चाहिए थी और जिस खबर पर हमने पहले भी बात की, लेकिन अब ये खबर अपने आखिरी दौर में है और अब इसके बाद में बस केवल और केवल आप इतना ही सुनेंगे कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति फलां व्यक्ति की हो गई है, फलां अधिकारी की हो गई है। और बस हम फिर ये बता देंगे आपको कि फलां अधिकारी जो है वो इस समय पर उस कार्यालय में रहे, उस डिपार्टमेंट में रहे, उस डिपार्टमेंट से फिर उस डिपार्टमेंट में आ गए और ये फलां आदमी जो है वो मोदी जी के करीबी माने जाते हैं, फलां आदमी फलाने के करीबी माने जाते हैं और फलां आदमी को अब फलां आदमी विरोध कर रहा है। बस यही बातें हम आपको केवल बता पाएंगे, क्योंकि मैडम और मैडम का बेटा जो चाहेगा वही होगा साहब। अब आप कहेंगे कि चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं, आप खुद समझ लीजिए, कुछ चीजें सारी बोलनी भी नहीं चाहिए। तो शेयर कीजिए इस खबर को, आप लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बड़ी खबर है, यकीन मानिए बहुत बड़ी खबर है और देश के लोकतंत्र के लिए वाकई इस खबर को जो है वो तवज्जो मिलनी चाहिए थी। देश के लोकतंत्र की अगर आप बात करेंगे तो इस खबर पर बातचीत होनी चाहिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति हमारे देश में, जिस तरह से बाहर से डेलीगेशन आते हैं, आपको पता होना चाहिए इस बात को। मैं आपको ये चलते चलते एक और बात बता दे रहा हूं, बाहर से दुनिया भर के मुल्कों से हमारे देश में उनके डेलीगेशन आते हैं डेमोक्रेसी को समझने के लिए, लोकतंत्र को समझने के लिए। और जब वो समझेंगे कि इस डेमोक्रेसी में, जो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो सबसे बड़ा चुनाव आयोग, जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्रीय महापर्व है हमारा, चुनाव होना राष्ट्रीय महापर्व है, सबसे बड़ा त्योहार है पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है तो वो चुनाव है। और उस त्योहार में ही अगर तय करने वाले लोग अगर एक ही टेस्ट के होंगे या एक ही जो है वो छत्र छाया वाले होंगे, तो फिर बहुत बड़ी जो है वो दिक्कत खड़ी हो जाएगी।
हालांकि अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर इतनी दिक्कत थी तो पास कैसे हो गया, लेकिन आपत्तियां तो बहुत थी ना साहब, चर्चाएं उन पर कहां हुई, जवाब उन पर कहां दिए गए, और उन जवाबों से कहां पर संतुष्टि मिली, फिर सवाल तो ये भी पूछे जाएंगे। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, यकीन मानिए लोगों तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अखंड कवरेज के मुकाबले अब वो अखंड कवरेज में अपने 50-100 जगह पर रिपोर्टर खड़े कर देते हैं, तो कम से कम 50-100 जगह पर आपको खड़ा होना पड़ेगा, और आपको हम जैसे लोगों का हाथ, हम जैसे लोगों का हौसला वो मजबूत करना पड़ेगा, और आपको सहयोग करना पड़ेगा, ताकि उस अखंड कवरेज के मुकाबले में अपनी जो आवाज है, उसको, लोगों की जो आवाज है उसको आगे और हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाया जाए। इसलिए आप भी हजारों लाखों की तादाद में साथ दीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे चैनल को सब पेज को जो है फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।